हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, सिलेक्शन तो आपका 100% हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बताया, सिलेक्शन के लिए आपको डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी है और हर दिन आपको 10 इंपॉर्टेंट सवाल लगाने हैं, जो कि मैं आपको कराता हूँ। ये सवाल वो हैं आपके जो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूँ, जिससे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन ना रुके। और ये सारे सवाल आज की हम क्लास में करेंगे, ध्यान से देख लीजिए और मुझे कमेंट में बताया करो कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, कहाँ तक पहुँच पा रही है मेरी पहुँच, और साथ ही साथ आपके इसमें कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये सवाल आप कर पाते हो, तो वीडियो को वहाँ पे रोक दिया करो, पहले सोल्व किया करो, फिर उसका आंसर मैच किया करो और फिर मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन आपसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और ध्यान से कि क्वेश्चन को पढ़ना समझना, फिर हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 145 अंक प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पेपर का अधिकतम अंक क्या है, पेपर के मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जो मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। यहां पर छात्र 145 नंबर लेकर आया तो 145, लेकिन ये बच्चा फेल हुआ 35 नंबर से, यानी कि 35 और आ जाते तो ये बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। तो जितने अंकों से ये फेल होता है, इसको इसमें प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको पासिंग परसेंटेज, कितना था पासिंग परसेंटेज 36, और इनटू में 100। यहाँ से सोल्व करेंगे 145 और 35 आपका हो जाएगा 180, डिवाइड बाय 36, इंटू में आप करोगे 100, सोल्व करोगे 36 से 180 आएगा 5 बार, तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो ये पेपर टोटल 500 नंबर का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको मिला कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने तो आपको क्या करना होगा, मार्क्स ऑब्टेन, जितने बच्चा मार्क्स लेकर आ रहा है वो प्लस करेंगे फेल मार्क्स, जितने नंबर से बच्चा फेल हुआ, और डिवाइड करेंगे पासिंग परसेंटेज से, और इनटू आप 100 करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है शॉर्टकट मेथड। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप यहां पर पहले निकाल लो भाई, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक। ये वाला तरीका भी सीख लो, जो अच्छा लगे उससे आप कर लेना, बस पेपर में गलत मत करना। देखो 145 नंबर ये स्टूडेंट लेकर आया और 35 नंबर से फेल हुआ, तो अगर 35 आते तो पास हो जाता। तो 145 और 35 आपका हो गया 180। 180 नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए। और पास का परसेंटेज क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए, 36% मिनिमम होने चाहिए, यानी कि कम से कम 36% होने चाहिए। तो आप मान लोगे कि माना पेपर जो है वो अधिकतम x अंक का है, तो परसेंट के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, x का 36%, x का जो 36% है वो बराबर किसके होगा, 180 के, क्योंकि भाई पासिंग मार्क्स जो है वो 180 नंबर पर बच्चा पास हो रहा है, क्योंकि 145 तो लेकर आया था, 35 पर वो फेल हुआ, तो 145 में 35 जोड़ूंगा तो 180 नंबर पर पास हुआ। और पास होने का मिनिमम परसेंटेज है 36, यानी कि जो 36% अंक का जो 36% है वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में जब हम प्रतिशत निकालते हैं x का 36, इसका मतलब हो जाएगा x गुणा 36 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 180। अब बच्चे x का मान निकालेंगे तो आपको पता है भाई x के साथ जो यहाँ गुणा में होता है बराबर से इधर वो बटे में चला जाता है, और जो इधर नीचे होता है वो इधर ऊपर आ जाता है। इसको हल करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, इक्वल टू 500 नंबर। क्लियर बच्चों? तो अब मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। क्योंकि देखो पास होने के लिए इतने नंबर वो लेकर आया, इतने से वो फेल हुआ, दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो जितनी परसेंटेज पे पास हो रहा है इंटू 100, आपका मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी किसी काम को मिलकर 4 दिन में करते हैं। देखो ए और बी किसी काम को एक साथ करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। वहीं पर अगर ए अकेला जो उस काम को करता है तो 12 दिन में करता है। तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, ए बी मिलकर जितने दिन में करते हैं काम को उसकी मल्टीप्लाई करो एक ए के काम से, जो एक बंदा कर रहा है, और डिवाइड करो इन दोनों के अंतर से, यानी कि 12 माइनस 4 से। हल करेंगे 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 6 12। तो बी उस काम को अकेला 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया ना? बहुत ही आसान है। अगर दो व्यक्ति मिलकर काम को करने का समय दे रखा है और किसी एक का दे रखा और दूसरे का पूछा है, तो पहले दोनों के काम का गुणनफल और डिवाइड कर दो दोनों के काम के अंतर से। अगला प्रश्न है, कोई धन 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 6,600 रुपये हो जाता है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चे हमें समय दिया गया है 4 वर्ष। पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। रेट की जो दर है वो आपकी 8% दे रखी है, और पूरा धन हो जाता है 6,600, यानी कि ये हमें मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखी है 6,600 रुपये।
वो धन क्या है, हमसे धन पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछी गई है, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इस वाले सवाल में ना आपको मूलधन सीधा पूछ लिया गया और मिश्र धन आपको दे दिया गया, यहाँ पर ब्याज नहीं दिया, मिश्र धन। तो उसके लिए फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस दर इंटू समय। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ये बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता है और वो उलझ जाते हैं एक्स में, जिसकी वजह से पेपर में गलती हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो होपलेस हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा है 6,600 रुपये, इंटू में आप करोगे 100 डिवाइड बाय 100 प्लस दर इंटू समय। दर हमारा 8%, समय है 4। हल करेंगे 6600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 8 चौक कितना हो आपका 32, 100 में 32 जोड़ेंगे तो 132। इसको कट करेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 11 छिक 66 00, फिर 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, यह आएगा 50। तो टोटल हमारा मूलधन हो जाएगा 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 5000। तो हमारा जो मूलधन है वो 5000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ऐसा ना हो कि पेपर में छूट जाए। और ये प्रश्न कई बार मैंने देखा है आया है लगातार, हर साल वैल्यू चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1754 में बेचने पर, किसी वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 1492 में बेचने पर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य बताए। देखो, जब हमारे पास वस्तु का अलग अलग मूल्य पर हमने बेची और बेचने पर एक बार लाभ हुआ और एक बार हानि, और जितना लाभ है उतनी हानि हुई, तो ऐसी कंडीशन में जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो ये बहुत ही आसान होता है। हमें क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य जो भी हमें दिए हैं, पहले हमने बेची 1754 में, दूसरी बार बेची 1492 में, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि हमें SP1 प्लस SP2 दोनों को डिवाइड करना है 2 से। कब? जब उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु पर हानि हो रहा है। लाभ हानि दोनों कंडीशन में बराबर है। अब इसको हल करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 2 6 9 5 14 7 4 11 और 1 12 1 1 2 1 3 3240 डिवाइड बाय 2। इसको हल करेंगे 2 कम 2 2 6 12 2 दून 4 2 3 6, तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 1623 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 12 घन मीटर तेल द्वारा 200 ml वाली कितनी बोतल भरी जा सकती हैं? तो पहले पता करो कुल तेल कितना है। कुल तेल कितना है? 12 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, और इसको हमें मिलीलीटर में बदलना है क्योंकि एक बोतल में मिलीलीटर आ। तो एक घन मीटर जो होता है इसमें बच्चे 1000 लीटर की क्वांटिटी होती है। तो 12 घन मीटर में हो जाएगा 12 इंटू 1000 लीटर। लेकिन हमें इसको भी किस में बदलना है? मिलीलीटर में। तो ध्यान देना, 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। तो टोटल हो जाएगा 12 इंटू 1000 इंटू में 1000, तो टोटल आपका इतना मिलीलीटर तेल तुम्हारे पास है। एक बोतल में तेल आता है, एक बोतल में तेल आता है 200 मिलीलीटर। सारा खेल इसमें यूनिट का है, यहाँ पे सारा खेल किसका है? यूनिट का है। एक बोतल में इतना आता है, यहाँ पर इतना घन मीटर तेल था हमारे पास, तो इस घन मीटर को हमने किस में चेंज किया? मिलीलीटर में, क्योंकि बोतल हमें मिलीलीटर वाली भरनी है। अब कुल बोतल अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कुल बोतल बराबर क्या करना होता है? कुल तेल, जितना हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, तो हमारे पास कुल तेल है, इसको डिवाइड करेंगे एक बोतल में जितना तेल आ रहा है, कितना आ रहा है? 200 ml। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगे और 2 6 12, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4। तो इससे टोटल 60,000 बोतलें भरी जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह का जब सवाल आए, किसी बड़ी क्वांटिटी में से हमें छोटी क्वांटिटी को बनाना हो, तो हम क्या करते हैं? बड़ी क्वांटिटी वाली वैल्यू को भाग करते हैं छोटी क्वांटिटी में जितना आएगा उससे। लेकिन ध्यान रहे, यूनिट हमारी समान होनी चाहिए। घन मीटर था, ये मिलीमीटर था, तो पहले घन मीटर को हमने मिलीलीटर में बदला, उसके बाद हमने बोतलों से भाग करा। कुल तेल को एक बोतल में आने वाले तेल से भाग करेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर किसी दूरी को 28 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अगर हम गति को 2 किलोमीटर बढ़ा दें तो दूरी कितने समय में पूरी हो जाएगी? तो बच्चे, आपको पता है दूरी का सूत्र क्या होता है? आपको पता है दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो अगर पहले हम बस की चाल देखें तो बस की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 28 घंटे। तो दूरी चली बस कितने में? 5 गुणा 28, इतनी दूरी बस ने टोटल कवर करी। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 दून 10 4 14, तो 140 किलोमीटर गई बस। अब उसने कहा यदि गति को 2 किलोमीटर बढ़ा दें तो नई चाल कितनी हो जाएगी? नई चाल की अगर बात करें तो पहले चाल थी कितनी?
5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा और हमने बढ़ा दिया तो चाल हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा कितना समय लगेगा उतनी ही दूरी में, तो दूरी तो हमने पहले 140 किलोमीटर चली थी और समय बराबर होता है, बराबर हमारा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास होगी 140 किलोमीटर और चाल है हमारे पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 दूनी 14, तो आपका उत्तर आएगा 20 घंटे। तो इस दूरी को तय करने में उसको कितना लगेगा? 20 घंटे। देखो जब हमने चाल को बढ़ाया तो समय हमारा 8 घंटे कम लग गया। यदि वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना भरो? देखो अगर किसी वर्ग की भुजा को n गुना कर दें, नोट कर लेना फॉर्मूला, यदि किसी वर्ग की भुजा को n गुना कर दें तो उसका जो एरिया होता है वो n गुना हो जाता है, यानी कि जितना गुना है उसके आपस में गुणा कर दो उतना ही उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर उसने कहा कि 2 गुना कर दी जाए, तो यानी कि n का मान कितना हो गया? 2 गुना, तो उसका क्षेत्रफल भी 2 गुना 2 बराबर 4 गुना उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 और 225 के मध्य समानुपाती क्या होगा? अब ये मध्य समानुपाती होता क्या है पहले आपको ये पता चले। देखो जब हमारी 3 संख्याएं इस रूप में रखे रहते हैं a अनुपात b अनुपात c, तो इसमें ये वाली होती है आपकी प्रथम अनुपात, ये होता है आपका मध्य अनुपात और ये होता है आपका तृतीय अनुपात। और ऐसे में अगर आपको मध्य अनुपात निकालना है तो ये मध्य अनुपात बराबर होता है प्रथम और तृतीय अनुपात के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर। तो यहाँ पर बच्चे मुझे प्रथम अनुपात दे रखा है 64 और तृतीय अनुपात दे रखा है 225, क्योंकि हमसे मध्य अनुपात पूछा है, यानी कि बीच वाली वैल्यू पूछी है। अब हम इसके 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8, क्योंकि 8 64 होता है, और 225 का वर्गमूल होता है आपका 15, 15 8 120, तो इसका मध्य अनुपात हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 10 और 2 का तृतीय अनुपात बताओ, यानी कि वो जो हमारे 3 अनुपात रखे होते हैं। अब इसमें हमारा प्रथम 10 दे रखा है, मध्य हमें 2 दे रखा है और तृतीय हमें c को ज्ञात करना है, इस वाले अनुपात को। तो बच्चे अगर मुझे तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो तृतीय अनुपात का सूत्र होता है तृतीय अनुपात बराबर मध्य अनुपात की गुणा मध्य अनुपात में, यानी कि इसका वर्ग, और भाग करेंगे प्रथम अनुपात से, तो मेरा तृतीय अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो c बराबर मध्य अनुपात क्या है हमारा? 2 है, सो 2 इंटू 2 डिवाइड बाय प्रथम अनुपात कितना है हमारा? 10। इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 बटे 10 बराबर 0.4, तो प्रथम अनुपात मेरा 0.4 आ जाएगा। साथ ही साथ तृतीय अनुपात मेरा 0.4 आ जाएगा। साथ ही अगर आपको कभी इसमें प्रथम निकालना हो तो इसको बस इंटरचेंज कर देंगे। अगर प्रथम निकालना है तो प्रथम बराबर मध्य की तो आपस में गुणा करनी है, डिवाइड बाय तृतीय करेंगे तो हमारा प्रथम आ जाएगा। फॉर्मूले नोट कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा 21 बकरियां 15 गाय के बराबर खाती है तो 35 गाय कितनी बकरी 35 गाय के बराबर होगी? तो हम यहाँ लिखेंगे 15 गाय। 15 जो काऊ है वो किसके बराबर है? 21 बकरियों के बराबर है। ठीक है, 21 बकरियों के बराबर है 15 गाय। तो हमसे पूछा कितनी बकरी 35 गाय के बराबर है, तो एक गाय किसके बराबर होगी बच्चे? 21 बटे 15 बकरी के बराबर होगी, गोट के बराबर। और हमें बताना है 35 गाय, तो इधर भी 35 से गुणा कर देंगे और इधर भी 35 से गुणा कर देंगे। हल करेंगे 5 तिया 15, 5 सते 35, 3 सते 21, 7 सती 49, तो यहाँ पर 35 गाय हमारी 49 बकरी के बराबर होंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैंने कोशिश करी है हर बच्चे को उस तरीके से समझाने की उसका जो है डाउट ना रहे और अच्छे से उसके दिमाग में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, मैं अगली क्लास में उसको ऐड कर लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।